वेलकम फ्रेंड्स टू जे बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिहाज से दूसरे प्रोसेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एनर्जी हासिल करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन। बट फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें बग़ैर ऑक्सीजन इस्तेमाल करके हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उनको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तब्दील करते हैं, जैसे कि एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में जो है फर्मेंटेशन से एनर्जी हासिल की जाती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस किन के अंदर होता है? बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और कुछ एनिमल सेल्स के अंदर भी होता है। एनिमल सेल्स में जैसे कि लाइक अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इवन हमारे मसल्स में फर्मेंटेशंस का प्रोसेस होते हैं। कुछ और सेल्स हैं जैसे कि ब्रेन है और कुछ कार्डियक सेल्स, उनके अंदर भी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। उनके अंदर क्यों होता है? असल के बैक्टीरिया और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे फंजाई है वो बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदा रहते हैं और उनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस तो चलता है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, उनमें भी कुछ सेल ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको वेरी अर्लियर बता दिया था कि जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वहाँ पे NADH को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ATP के अंदर। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, इवन वहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी नहीं चलेगा जिससे NADH कन्वर्ट नहीं होती। तो वहाँ फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ सिंपली NADH को NAD में कन्वर्ट किया जाता है और फिर NAD को दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ सेल जैसे कि मसल सेल्स, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हैं बट ऑक्सीजन की बहुत कम शॉर्टेज की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा दरकार होती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया होते हुए भी वो जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वहाँ से फर्मेंटेशन की जाती है और लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। उसकी वजह मैं आपको कॉमनली सिंपल से बता देता हूँ। जब ऑक्सीजन की कमी मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा फील करते हैं या ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही होती है और वो ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं, तो क्रैब साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये काफ़ी टाइम मांगते हैं, यानी बहुत टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलाइसिस में। इतना टाइम लगता है कि इन्हें एनर्जी जल्दी दरकार होती है, तो फौरन NADH को दोबारा NAD बनाया जाता है और उस NAD को यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में। याद रखें, अगर NAD अवेलेबल नहीं होगा वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप है जहाँ से वो हाइड्रोजन जो है रिलीज होती हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के स्टेप से। जब वो डाइग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनता है वहाँ पे वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। वहाँ उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक्सेप्टर का होना लाजमी है, जैसे कि NAD। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन जो है उस ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकती है, उसके प्रोसेस को इनहिबिट कर सकती है। तो इसलिए उस हाइड्रोजन को मस्ट कैप्चर करना चाहिए। तो फिर इसी तरह वो NAD फौरन आते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ली जाती है। बहरहाल हम चलते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह ये होता है। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि फर्मेंटेशन क्या है? सिंपली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी विदाउट ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन, क्योंकि हमने इससे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम होता है। वहां दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल पे होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में भी आप कह सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन के 2 हो जाते हैं हमारे पास, और इवन फिर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। फिर इनसे फर्दर हर ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से एक पायरुवेट बनता है, पायरुवेट
वेट और इनसे भी एक पायरुवेट बनता है 3 कार्बन, और ये भी हमारे पास क्या होता है 3 कार्बन। ये भी 2 होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट क्या होते हैं, एक ग्लूकोज से 6 कार्बन होता है, उससे कितने बनते हैं 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट बनते हैं, याद रखें। तो इसी तरह इन 2 से ही एक और एक 2 पायरुवेट बनते हैं 3 कार्बन वाले। तो यहां पे 6 कार्बन थे और यहां पे क्या हो जाते हैं 3 कार्बन हो जाते हैं। यहाँ पे किसी भी स्टेप के दौरान कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं होती। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे, यानी फर्मेंटेशन में जो हम बात करते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन किस जगह पे है बेसिकली। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन जो हमने इस लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी, जिससे हमें यहाँ पे 2 ATP यूज होती हैं, और दरअसल यहां से भी एक ATP बनती है और एक एंड प्रोडक्ट से, सेकंड लास्ट प्रोडक्ट से भी एक ATP जनरेट होती है। सेम प्रोसेस यहां पे भी होता है, क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं, दो ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट है, तो एक इधर से भी और उस तरफ से भी। तो यहां इनसे हमें यानी ये एनर्जी मिली है, ये ATP हमें एनर्जी यहां से इस फॉर्मेट के अंदर, फॉर्म में अंदर मिल जाती है। अब दूसरी बात यहां पे 2 ATP यूज हुई हैं। कितनी ATP यूज हुई हैं, ओनली 2 ATP, 2 ATP यूज हुई हैं और हमें 4 ATP मिले थे, यानी नेट गेन जो है वो 2 ATP हमें हासिल होती है। किससे होती है, ग्लूकोज से। बट याद रखें यहां पे NADH की फॉर्मेशन भी होती है, NADH, एंड सेम एज उधर भी अब NADH, NADH, इसकी भी प्रोडक्शन साथ होती है, इनकी प्रोडक्शन साथ होती है NADH की। तो ये एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में दरअसल पायरुवेट जो होता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, कुछ जैसे कि लैक्टेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और उनसे क्या किया जाता है NAD लिया जाता है। उस NAD को दोबारा यहां यूज किया जाता है। किस तरह, लेट्स सपोज पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये आपके पास कार्बन CH3 C एंड C, हमारे पास एक जो है पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल है, यानी इस तरह का जो फार्मूला है हम सेम इस तरह मिलेंगे। यहाँ पे CH3 C, ये एक पायरुवेट है। ये क्या है, पायरुवेट है। अब होता क्या है, ये पायरुवेट जो है फर्मेंटेशन इनसे होती है, या तो ये फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था लैक्टेट में भी हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी चेंज हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक होता है। कितने होती है, 2 टाइप्स होते हैं। लेट्स सपोज हम किस चीज पे बात करते हैं, सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे बात कर लेते हैं। किस पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, यही जो पायरुवेट होता है ये यहां से एक कार्बन रिलीज करेगा CO2 की फॉर्म में, एक कार्बन इनसे रिलीज हो जाएगा। जब ये कार्बन रिलीज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में। किस चीज में, एसिटाल्डिहाइड में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं CH3 एंड COO, ये एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ये कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो 2 रिलीज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सिंपली यहां पे साथ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं एसिटाल्डिहाइड, इसके अंदर चेंज हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर दरअसल क्या होता है, यहां जो NADH बने थे, कितने NADH बने थे, 2 NADH, एक NADH ये है और एक ये है। तो हमारे पास 2 NADH है, वो जो है फर्दर यहां पे यूज होंगे, 2 NADH वो यहां पे यूज होंगे। जब यूज होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और जब ये 2 हाइड्रोजन इनके अंदर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन और उसके साथ OH, एक H यहां पे लग जाएगा और इसी के साथ साथ एक H और यहां। तो बेसिकली यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन जो है उनका इजाफा हो चुका है, एक हाइड्रोजन यहां पे भी और एक यहां पे भी। मैं इसे नॉमिनेट कर देता हूं यहां पे कलर के साथ। दरअसल में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब बेशक इसको कर लें, दो को कर लें या दो कर, बस जस्ट बेसिकली क्या हुए, 2 हाइड्रोजन जो है उनका इजाफा हुआ है। ये क्या कहलाता है, एथानॉल। एथानॉल जो कि अल्कोहल है। एथानॉल क्या है, अल्कोहल है। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझने वाला है। देखें, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ है 2 पायरुवेट में। ये एंड प्रोडक्ट है किस चीज का, ग्लाइकोलाइसिस को, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट इनटू 2 पायरुवेट के अंदर। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि ये एक फर्मेंटेशन की एक टाइप है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, एस्टेल्डिहाइड में, और एस्टेल्डिहाइड से एथानॉल में, और वो क्या बनाता है, NAD। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पूरे प्रोसेस का क्या फायदा हुआ। इस प्रोसेस का तो हमें पता चला है ATP मिली है, इससे क्या, इससे कोई ATP नहीं मिलेगी। जब इससे कोई ATP नहीं मिल रही तो ये प्रोसेस हो क्यों रहा है, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमें NAD चाहिए। क्या चीज चाहिए, NAD मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्टार्ट में कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए NAD एक्सेप्टर का होना लाजमी है। तो ये कहां पे यूज होगा दोबारा, NAD सेम दोबारा वापस यहां जाएगा, NAD। इस NAD क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और उसमें किस चीज में कन्वर्ट होगा, NADH में। हाइड्रोजन को क्यों एक्सेप्ट करेगा, यहां से ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब अपने नेक्स्ट स्टेप में जाता है 1,2 डाई ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर, तब ये एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक्सेप्टर का होना लाजमी है। मैंने जैसे कि अर्लियर लेक्चर में स्टार्ट में बता दिया था कि अगर वो हाइड्रोजन मौजूद रहेगा और उसे एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो इससे एक रेगुलेटर यानी इनहिबिशन के तौर पे इस प्रोसेस को रोक सकता है। तो उस हाइड्रोजन का एक्सेप्ट होना जरूरी है। तो उसको एक्सेप्ट कौन करता है, NAD। क्योंकि फर्मेंटेशन में हमें NAD की जरूरत है। हमें इस प्रोसेस को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है, NAD की। तो इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस से एनर्जी नहीं मिल रही बट NAD जरूर मिल रहा है, जो कि एक यूजफुल है, उसको दोबारा यूज कराया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हुआ, हमें नेट प्रोडक्ट जस्ट 2 ATP हुई हैं, वो ये वाली 2 ATP। ये 2 ATP भी बनी है, टोटल 4 ATP बनी है, बट ये 2 ATP तो यूज हो चुकी है, मतलब दोबारा नया नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए 2 ATP यूज हो जाएगी। तो नेट प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आती है, 2 ATP। तो पूरे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में जस्ट 2 ATP जो हैं वो मिलती हैं, ताकि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पर डिग्रेडेशन नहीं हुई है, यानी ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन नहीं किया गया है। अगर किस तरह मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन होता है कि ये पायरुवेट होता, पायरुवेट को इसको रिड्यूस करते थे और इसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम फिर फर्दर क्रैब साइकिल चलाता और वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि FADH, NADH और बनाए जाते हैं। तब जो है वो ग्लूकोज जो होता है वो फुली ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे मुकम्मल मिकदार में जो है वो एनर्जी ली जाती है। तो इस तरह इनसे एथेनॉल बन जाती है, इनसे कोई एनर्जी नहीं ली जाती। जस्ट इनका मकसद क्या होता है, NAD बनाना। फिर दोबारा ये NADH आएंगे और NADH फिर यहाँ यूज होंगे, यानी ये वाली जो NADH है वो फिर इधर यूज होगी और यहाँ से NAD। तो यूं ये चलता रहता है और ये एक प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस से ये क्या मिलता है, ATP मिलती है इस पूरे फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल इवॉल्व ही नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या हो जाता है। उसमें दरअसल ऐसा होता है कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
जो हाइड्रोजन होता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई होना जरूरी होता है। वहां पे जो होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक आता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसे एक्सेप्ट करने के बाद H2O, जो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O भी रिलीज होता है, पानी का मॉलिक्यूल भी एक रिलीज होता है, वो उसी वक्त में हाइड्रोजन और साथ वो ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन दरअसल एक एक्सेप्टर का काम करती है हाइड्रोजन का, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो चूंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये प्रोसेस चलता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दरअसल किन में अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है, और इसी तरह फंजाई के अंदर। फंजाई में जैसे कि ज्यादातर यीस्ट के अंदर होता है, सैक्रोमाइसिस सीरियाई उनके अंदर होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होते हैं। और इसी तरह फर्मेंटेशन की एक और टाइप है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स। एक में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जैसे कि एनिमल्स के अंदर होता है, हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, लेट्स सपोज इसी को हम देखें, यही प्रोसेस को देखें, कुछ तब्दीलियां यहाँ पे उसमें और यहाँ पे क्या है, सिंपली वो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है हमारे मसल्स के अंदर। हमारे मसल्स को क्या चाहिए? वर्क कर रहे होते हैं जब बहुत तेजी से, तो उन्हें एटीपी चाहिए। तो जो पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट ने मजीद किस में कन्वर्ट होता है? क्रैब साइकिल में जाएगा, क्रैब साइकिल से फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी एटीपी बहुत देर बाद मिलेगी। तो वो क्या कहता है कि उसे जल्दी ये 2 एटीपी एटलीस्ट मिले, तो इसके लिए उसे एनएडी चाहिए होती है फौरन यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्योंकि एक बहुत देर बाद प्रोसेस होगा, बहुत टाइम लगेगा उसे, और फिर जाके हमें एनएडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या आती है? एनएडी यहां पे आती है। आपको समझ आ रही है ना? मेरा मतलब यह है कि यहां से जो पायरुवेट बनते हैं वो कहां जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या करते हैं? वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम चेंज होते हैं क्रैब साइकिल को चलाने में, वहां इवॉल्व होते हैं, और फिर वहां से NADH बनती है, और फिर ये सारी NADH जाती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, और वहां पे कन्वर्ट हो जाती है किस में? NAD में, और साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी भी बना लेती है। वो NAD वापस आती है इस प्रोसेस को स्टार्ट कराने, तो इस पर काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए ये फौरन पायरुवेट को किस चीज में कन्वर्ट कर देती हैं? लैक्टिक एसिड में। विद इन 1 स्टेप में लैक्टिक एसिड, वो फौरन आपके पास NAD अवेलेबल होती है, और वो फिर वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है। किस तरह होता है ये देखें। सेम एज मैं कहता हूं हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस तरफ मैं लिख देता हूं कि हमारे पास है CH3 कार्बन, और उसके साथ फिर एक कार्बन, ये एक पायरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सिंपली इनटू लैक्टिक एसिड के अंदर। किस चीज के अंदर चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। यहां पे क्या है, जो NADH है वो NAD में हो जाता है कन्वर्ट, और इसके प्रोसेस से क्या हो जाएगा? CH3 सेम है CH कार्बन कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये 3 कार्बन ही रहेंगे। ठीक है। अब जस्ट फर्क क्या है, इसके साथ O एक H जो नेक्स्ट ऐड हुआ है वो लगा देंगे, एंड सेम एज एक H, एक ये ऐड हुआ है और एक ये ऐड हुआ है उसके साथ, और यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसके साथ में भी ये ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो इस तरह ये पायरुवेट है सेम एज इट, बट यहाँ पे क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं इस जगह पे, एक हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड हुआ है और एक जगह हाइड्रोजन इस जगह पे ऐड हुआ है। तो ये 2 हाइड्रोजन हुआ है, वो कहाँ से आए हैं? दरअसल इस 2 NADH से। अब ये NADH कहाँ से आए थे? NADH दरअसल इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आए थे, ये वाले NADH। ये NADH वहां पे आए और उसमें यूज हुआ है। अगर सिंपली इस पूरे प्रोसेस को मैं लिखूं तो वो किस तरह होगा कि ये है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। पायरुवेट क्या है? ये फार्मूला पायरुवेट का, तो ग्लूकोज पायरुवेट में, तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? यहां पे NAD की। किस चीज की? NAD की। NAD कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? NADH में, और NADH सेम एज
उस चीज़ को प्रोसेस को जलाते हैं। तो इस तरह एक पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टेट में। ऐसे हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो आप लोगों को समझ आ गई है कि एक ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है, जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये क्या है 3 कार्बन, 2 पायरुवेट में। पायरुवेट से क्या हो जाती है, ये इसको चेंज किया जाता है किस में, लैक्टेट के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि लैक्टेट, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, फिर इनको दोबारा किस में ट्रांसफर किया जाता है, लिवर में। लिवर से फिर उनको दोबारा किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज के अंदर दोबारा इनको कन्वर्ट किया जाता है। वो एक साइकिल होता है जिसे हम कोरी साइकिल कहते हैं। कोरी साइकिल में दरअसल ये होता है कि मसल से जो लैक्टिक एसिड होती है वो जमा होकर कहाँ पे आती है, वापस आती हैं लिवर की तरफ, और लिवर में वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज वापस जाता है किस चीज में, यहाँ पे ग्लूकोज इससे उससे पायरुवेट बनते हैं, और पायरुवेट से फिर वो दोबारा लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो ये पूरा फिर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम कोरी साइकिल कहते हैं। तो वो लैक्टेट जो है वो दोबारा यूजेबल है, बट हमें लिटिल अमाउंट में एनर्जी मिलती है। क्यों ऐसा प्रोसेस मसल्स में क्यों किया जाता है, उसकी वजह मैंने आपको बताया है कि इस ग्लूकोज के प्रोसेस को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनएडी की। एक एक्सेप्टर का होना लाजमी है, और ये एक्सेप्टर कब मिलता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है, जल्दी से एनर्जी जरूरत होती है। तो ये एक्सेप्टर जो है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद बहुत लेट मिलता है। तो उस लेट प्रोसेस से बचने के लिए वो फौरन इस लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टेट में। ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं होती इतनी कि ऐसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, तो फौरन इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनएडी में, और फिर इससे ये फिर प्रोसेस किया जाता है, और फिर इससे 4 ATP जो है वो हासिल की जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाएं।